Namaskar everyone. This is lecture number 8 of chapter number 1, class 12th FMM, right? So last class में हम देखे तो अपना एक मेजर टॉपिक हमने कंप्लीट किया था which was कि डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप कौन होता है, राइट? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप वो पर्सन होता है जो कि बिजनेस के अंदर एक मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है, राइट? जो बिजनेस को अंदर पूरा कंट्रोल करता है। ये हमको क्यों आइडेंटिफाई करना था? ताकि यदि बिजनेस के अंदर जो ट्रेडिंग मेंबर है उसके बिजनेस के अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला होता है तो हमको पता होना चाहिए किस पर्सन को अपने को पकड़ना है और उसको पनिश करना है, करेक्ट? इसके लिए हमने डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, करेक्ट? नाउ अभी हम ना ब्रॉडरली टॉपिक क्या चल रहा है कि जब भी आपको ट्रेडिंग मेंबरशिप लेना है, करेक्ट, आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है तो आपको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। तो पहला हमने देखा कि आपको एक डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, करेक्ट? आज की क्लास में कुछ और कंडीशन देखेंगे, फिर हम वो एक प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग मेंबरशिप ले सकते हो, राइट? उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में अपने को स्टार्ट करना है विद दिस टॉपिक का। पहले एक बार कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ना आज की क्लास में अपने को क्या डिस्कस करना है? पहले तो अपने को देखना है नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेटवर्थ होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड देन कुछ अदर डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो क्या होता है वो अपने को देखना है। पहले वन बाय वन चलते हैं, पहले नेटवर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर डिपॉजिट के बारे में आएंगे करके, राइट? सबसे पहले तो बताओ नेटवर्थ होता क्या है, राइट? इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि नेटवर्थ होता क्या है, राइट? बट स्टिल मैं आपको एक बार बताता हूँ करके कि नेटवर्थ क्या होता है। सी, वन इज योर इनकम, राइट? इनकम क्या होता है कि एक साल के अंदर आप कितना पैसा कमा रहे हो, दैट इज योर इनकम, ठीक है? एंड नेटवर्थ क्या रहेगा? नेटवर्थ क्या रहेगा? आपने अपनी लाइफ टाइम में जितना भी पैसा कमाया गया, जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह इकट्ठा किया है, उन सबका आज वैल्यू क्या है, दैट वुड बी योर नेटवर्थ। वन मोर टाइम, लाइफ टाइम के अंदर जो भी आपने कमाया है करके, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स एंड एवरीथिंग, इन सबका आज के टाइम पे वैल्यू कितना है, दैट वुड बी योर नेटवर्थ, राइट? हो सकता है कि लेट्स से आपके पास एक 50 करोड़ रुपए का क्या हो बंगला हो करके, राइट? और ले लेते कि आपके पास लेट्स से कि 10 1 करोड़ रुपए की कार्स वगैरह हो करके, फिर आपके पास कोई 20 करोड़ रुपए का लेट्स से कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपने कर रखे हो करके, राइट? एंड 5 10 करोड़ रुपए आपके पास क्या हो, कैश पड़े हुए, राइट? तो यदि आपका ये वाला सिचुएशन है तो इस केस में आपका नेटवर्थ कितना रहेगा? 50 60 70 80 90 करोड़ रुपए। तो आपका नेटवर्थ क्या रह जाएगा? 90 करोड़ रुपए वुड योर नेटवर्थ। ये नेटवर्थ क्या है? अब तक आपने लाइफ टाइम में कितना पैसा कमाया, ये हुआ नेटवर्थ, राइट? तुम देखते हो ना इलॉन मस्क का नेटवर्थ $1 ट्रिलियन हो गया, अपना मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $100 बिलियन का, राइट? तो वो नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? वो लिटरली इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि अब तक इन्होंने जो भी प्रॉपर्टी वगैरह अर्न किया है उनका आज के टाइम पे वैल्यू क्या है करके उसको पता लगाता है, एंड उनका वो नेटवर्थ होता है करके। ये तो वह किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नेटवर्थ निकालना, तो कैसे निकालेंगे? बट हमको यहाँ पे नेटवर्थ किसका निकालना है? एक जो ट्रेडिंग मेंबर है उसका नेटवर्थ निकालना है, एक जो कंपनी है उसका नेटवर्थ निकालना है, राइट? तो वो कैसे निकालेंगे करके, तो यहाँ पे जो नेटवर्थ है देखो उसके लिए क्या ना कि स्पेसिफिक बता रहेगा करके। ये जो नॉर्मल नेटवर्थ है, नॉर्मल इसी तरीके से नेटवर्थ निकलता है, राइट? जो ये नॉर्मल नेटवर्थ है वो कंपनी के केस में नेटवर्थ कैसे निकलता है? ये जो नेटवर्थ बताया ये मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल पर्सन, मेरा नेटवर्थ निकालना हो, आपका खुद का नेटवर्थ निकालना हो, इलॉन मस्क का नेटवर्थ निकालना हो, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। एक कंपनी के केस में कंपनी का नेटवर्थ कैसे निकालता हूँ? तो जो उसका शेयर कैपिटल है प्लस उसका जो रिजर्व एंड सरप्लस है, दैट वुड बी उसका नेटवर्थ करके, राइट? या फिर इसको और दूसरे तरीके से निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि उसके जो टोटल एसेट्स है माइनस जो उसका एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो नेटवर्थ आ जाएगा, राइट? अगेन जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनको मे भी थोड़ा समझा होगा, ह्यूमैनिटीज वाले एंड साइंस वाले स्टूडेंट रिलैक्स, आपने वो इतना काम का चीज नहीं है, राइट? सिंपल लैंग्वेज में अभी यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। ये समझा तुमको? यहाँ पे दे भी लगा, देखो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तुम्हारा क्या रहेगा, ये नेटवर्थ रहता है, राइट? बट हमने को यहाँ पे जो क्या एक स्पेसिफिक पर्पज से नेटवर्थ पता करना होता है। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर हो उसके अंदर मिनिमम नेटवर्थ उसके पास जो है वो यहाँ पे दे रखा है कि मिनिमम इतना तो उसके पास नेटवर्थ होना ही चाहिए। ये यहाँ पे अपने को क्राइटेरिया दे रखा है, राइट? बट क्वेश्चन है कि नेटवर्थ निकालेंगे कैसे? यहाँ पे वो नॉर्मल तरीके से जो आप नेटवर्थ निकालोगे उसका जो कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व वो तो लोगे, बट उसके अंदर हमको कुछ चीजें माइनस करना पड़ेगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे? कुछ चीजें माइनस करेंगे। कुछ चीजें माइनस, कौन सी चीजें माइनस करते हैं? तो ये वो चीजें हैं जो कि रेडिली यूजेबल नहीं है, ठीक है? जैसे कि आपके पास लेट्स से कोई प्रॉपर्टी है, right? तो वो प्रॉपर्टी आपके पास क्या रेडिली यूजेबल नहीं, जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो इमीडिएटली प्रॉपर्टी बेच के आप क्या कर सकते हो, पैसे वसूल नहीं कर सकते हो, राइट? उसमें कुछ टाइम लगता है। तो इस तरह की जो कुछ प्रॉपर्टीज है, इस तरह के कुछ एसेट्स वगैरह है जो कि रेडिली यूजेबल नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे, नेटवर्थ के कैलकुलेशन में से हटाएंगे।
आई होप तुमको समझा होगा। नॉर्मली नेटवर्थ कैसे निकालते हैं एक कंपनी के केस में, तो तुम उसका कैपिटल लेते हो, कैपिटल मतलब उस बिजनेस के अंदर टोटल कितना पैसा लगाया उसके ओनर्स ने, एंड प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व सिंपली इसका मतलब होता है अब तक का जितना भी प्रॉफिट उस कंपनी ने अर्न किया है और वो उसके बिजनेस के अंदर अभी भी पड़ा है करके, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व बोलेंगे, राइट। कैपिटल ओनर्स ने कितना पैसा लगा, फ्री रिजर्व, अब तक जो तुमने प्रॉफिट अर्न किया, अब तक जितना भी प्रॉफिट अर्न किया लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी के अंदर, और जो तुम्हारे बिजनेस के अंदर अभी भी है, उसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व। तो ये तुम्हारे दोनों को ऐड करते हो तो नॉर्मली नेटवर्थ निकलता है। अभी हमको यहाँ पे चाहिए ट्रेडिंग मेंबर का नेटवर्थ, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेटवर्थ हमने कैलकुलेट किया, इसमें से हम कुछ चीजों को हटाएंगे। वो कुछ चीजें कौन सी है, ये वो चीजें हैं जिनको इमीडिएटली तुम क्या कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो जब भी तुमको पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी करके, राइट। तो जिन चीजों को हम हटाएंगे उनको यहाँ पे हम क्या बोलने वाले, नॉन अलाउेबल एसेट्स। क्या बोलेंगे, नॉन अलाउेबल एसेट्स। अंडरस्टूड। चल अब एक बार देखते हैं। द नेटवर्थ ऑफ द मेंबर इज ट्रेडिंग मेंबर इज कैलकुलेटेड एज समेशन, समेशन मतलब टोटल ऑफ द कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। कैपिटल और फ्री रिजर्व को तुम टोटल करते हो तो तुम्हारा नेटवर्थ आ जाएगा। बट इसमें से अपने को कुछ चीजें हटानी पड़ेगी, तो लेस करना पड़ेगा क्या, नॉन अलाउेबल एसेट्स, ये हमको लेस करना पड़ेगा। नाउ नॉन अलाउेबल एसेट्स क्या क्या है उसका भी अपने को लिस्ट दे रखा है, एक बार उससे गो थ्रू करते हैं एंड समझते हैं उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड किया है। तो नॉन अलाउेबल एसेट्स विल इंक्लूड, पहला तो तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि कोई फर्नीचर है, कोई तुम्हारे इक्विपमेंट्स वगैरह, राइट, उनको तुम इजीली बेच के पैसा वसूल नहीं कर सकते, तो अगेन हटाओ। नॉन अलाउेबल एसेट्स क्या रहेंगे, मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया, जिनको तुम ऐसा एकदम चुटकी बजाते सेल करके पैसा वसूल नहीं कर सकते वगैरह, जिसको तुमको मनी के अंदर कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन अलाउेबल एसेट्स बोलेंगे। उसको यहाँ पे हम हटा रहे, बिकॉज हम चाहते हैं कि उसका रियल नेटवर्थ, ऐसे क्या बोलते हैं, लिक्विड नेटवर्थ, राइट, जिसको तुम इजीली यूज कर सकते हो, वो कितना ये हमको देखना है, राइट। ये इसका पर्पज है। आई होप तुमको समझा होगा। तो क्या क्या चीजें हटाएंगे, पहला तो फिक्स्ड एसेट्स है वो हटाएंगे, जिसमें कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग ये सब चीजें आ जाती है, और भी बहुत सारे मशीन वगैरह, ये सब तुम हटाओगे। फिर आता है तुम्हारा प्लेज सिक्योरिटीज, उनको हटाते हो। प्लेज सिक्योरिटीज क्या होता है ना, देखो, सिक्योरिटीज तुम समझते हो, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सिक्योरिटीज हो गया। प्लेज सिक्योरिटीज का मतलब होता है गिरवी रखी हुई सिक्योरिटीज। प्लेज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, गिरवी, ये इस तरीके से लिखना, ठीक है। प्लेज्ड वर्क का मतलब क्या होता है, गिरवी सिक्योरिटीज करके, राइट। गिरवी बोल लो, या फिर इसके लिए एक और तुम वर्ड क्या यूज कर सकते हो, राइट। एक और वर्ड इसके लिए अच्छा सा वर्ड है, कोलेट्रल, आई थिंक एक कोलेट्रल वर्ड भी आता है, राइट। तो प्लेज बोल लो, कोलेट्रल सिक्योरिटी बोल लो, मैं इसको सिंपली बोलता हूँ गिरवी रखी हुई सिक्योरिटीज करके, राइट। देखो क्या होता है ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज लोन लेती है, इवन इलोन मस्क वगैरह ये लोग भी करते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी लोन लेने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के जो शेयर्स है उसको गिरवी रखते हैं और उसके बदले में लोन ले लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी कंपनी के जो शेयर्स है उसको गिरवी रखते हैं और उसके बदले में लोन लेते हैं। तो यदि ऐसे उनको क्या बोलते हैं, प्लेज सिक्योरिटीज बोलेंगे। जैसे कुछ प्लेज सिक्योरिटीज उनको हम नेटवर्क की कैलकुलेशन हटाएंगे। फिर आता है मेंबर्स कार्ड, अगेन ये पुराने टाइम का चीज हुआ करता था। पहले जो तुमको मेंबरशिप कार्ड मिलता था, राइट, वो एक ट्रेडेबल कार्ड हुआ करता था, मतलब तुम चाहते तो इसको बेच सकते थे और उसके बदले में तुमको पैसे मिल जाते थे करके, राइट। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं, आज के टाइम पे जो तुमको मेंबरशिप मिलता है ये ट्रेडेबल नहीं होता, इसको तुम बेच नहीं सकते। ऐसा नहीं कि तुमको मेंबरशिप मिला, तुमने बेच दिया और किसी और से पैसा ले लिया, राइट। इस तरीके से आज पॉसिबल नहीं है। तो पहले के टाइम पे मेंबरशिप कार्ड हुआ करता था जिसको तुम बेच के पैसा ले सकते थे, राइट। ये एक एक तरीके का क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। जैसे कि पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ये पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वगैरह जैसे होता है ना इंटेंजिबल एसेट, वैसे ये भी क्या इनटेंजिबल एसेट, तो इसको भी कैलकुलेशन में हटाएंगे। फिर आता है नॉन अलाउेबल सिक्योरिटी, जिसका मतलब अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, राइट। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज क्या होता है, जो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड नहीं होता, राइट। तुमको पता है इंडिया के अंदर लाखों कंपनीज है करके, राइट, मोर देन लाइक 20 लाख कंपनी समथिंग। बट स्टॉक एक्सचेंज में तो सिर्फ 5-6 हजार कंपनीज ही क्या लिस्टेड है, मतलब सिर्फ 5-6 हजार कंपनीज का ही क्या हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है। बाकी सारी कंपनीज के जो शेयर्स वगैरह रहेंगे वो सब क्या होंगे, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमको बताऊं तो जैसे जेप्टो एक अपना कंपनी है, right? ये जेप्टो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इसके जो शेयर्स वगैरह रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, अनलिस्टेड सिक्योरिटी के अंदर आएंगे, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुमको मिल जाएंगे। आगे चले। फिर आता है तुम्हारा बैड डिलीवरीज, ये क्या होता है ये जरा समझो। पुराने टाइम में जो ये फिजिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह हुआ करते थे जिनका बाइंग एंड सेलिंग हुआ था करता था, तो उनके अंदर कोई फेक सर्टिफिकेट है या फिर कोई सा फोर्ज सर्टिफिकेट जहाँ पे सिग्नेचर मिसमैच वगैरह है करके, या फिर फटा टूटा सर्टिफिकेट है करके, राइट, तो उनको हम क्या बोलते थे, बैड डिलीवरीज बोलते थे। ये तुम्हारा नेटवर्क की कैलकुलेशन, इसको हटाते हैं। फिर आता है तुम्हारा डाउटफुल डेट्स, ये क्या रहता है, तुमने किसी को कुछ उधार के अंदर सामान बेचा, तुमने किसी को कुछ उधार के अंदर सामान बेचा और वो पर्सन तुमको कुछ टाइम के बाद में तुमको पैसा चुकाएगा, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। नाउ
अभी तुमको क्या हो रहा है, इसके ऊपर डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है कि मतलब तुमको लग नहीं रहा है कि ये तुमको पैसा चुकाने वाला है करके, राइट? तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउटफुल डेट्स बोलते हैं, राइट? और इसको हम कैलकुलेशन से हटाते हैं। फिर एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब तुमने किसी को लोन दिया, यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो लोन गिवन, मतलब तुमने किसी को लोन दिया ना, तो इसको भी कैलकुलेशन से हटाते हैं। क्यों? बिकॉज तुमको लोन वो हाथों हाथ थोड़ी दिन दे देगा करके, राइट? तो अपना जो भी टाइम रहेगा उसके टाइम के बाद में देगा, तो एडवांसेस इनको हटाएंगे। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको भी हटाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, कि मतलब खर्चा तुमने टाइम से पहले ही दे दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेंट का खर्चा है, बहुत जगह तुम जब मंथ स्टार्ट होता है उससे पहले तुम क्या करते हो, रेंट का खर्चा पे कर देते हो, रेंट पे कर देते हो, ठीक है? तो दैट वुड बी योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। मोबाइल में तुम रिचार्ज कराते हो तो वो क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, राइट? तुम पैसा पहले देते हो, तुमको सर्विसेज बाद में मिलती है। तो ये क्या हो गया, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस जो रहेंगे, अकाउंटिंग में इनको एज एसेट हम ट्रीट करते हैं करके, राइट? बट इससे तुमको कुछ आगे चल के पैसा तो मिलना है नहीं करके, राइट? इसका तो तुमको सिर्फ सर्विस मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो इसको भी हम कैलकुलेशन से हटाएंगे। फिर कोई अदर इंटेंजिबल एसेट्स है तो उनको भी हम हटा दें कैलकुलेशन से। एंड लास्ट में, दिस इज इंपॉर्टेंट, 30% ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या बोला मैंने? 30% ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है जिनको इजीली तुम क्या कर सकते हो, बेच के पैसा वसूल कर सकते हो। अब तुम बोलो यदि इजीली बेच के पैसा वसूल कर ही सकते हैं तो इसको हम हटा क्यों रहे हैं? फिर तो इसको नेटवर्क की कैलकुलेशन में इंक्लूड करना चाहिए, इसको हटा क्यों रहे हैं हम करके, राइट? तो इसका देखो, सिर्फ पहली बात तो सिर्फ 30% हिस्सा हम हटा रहे हैं। कितना? सिर्फ 30% हिस्सा हटा रहे हैं, 70% हम इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब कि लेट्स से तुम्हारे पास 10 लाख रुपए का क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। लेट्स से लिस्टेड शेयर है, तुमको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलेंगे, राइट? 10 लाख रुपए का मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो इसका सिर्फ 30% हिस्सा हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे अपनी कैलकुलेशन से, मतलब 3 लाख हिस्सा एक्सक्लूड करेंगे। बाकी जो 7 लाख रुपए है उसको हम नेटवर्थ की कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। ये 3 लाख हम हटा क्यों रहे? बिकॉज देखो क्या ना कि ये जो सिक्योरिटीज होती है इनकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, क्या करें? तो एक सेफ्टी के लिए हम क्या करें, 30% पहले से हटा के चल रहे हैं करके। बस यही है उसका, और कोई रीजन नहीं है। आई होप तुमको नेटवर्क का कैलकुलेशन का कैसे करते हैं तुमको समझा। हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नहीं करके, बट इसमें बहुत सारे से कंफ्यूजिंग वर्ड्स दे रखे हैं जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम आता है। इसके लिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में समझाया करके। आई होप आपको समझ आएगा। स्टिल यदि किसी वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर नहीं है, ऑफ कोर्स आप मेरे को कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई टू यू। तो नेटवर्क का सिंपल मतलब जो तुम्हारा कैपिटल रहेगा प्लस फ्री रिजर्व, उसमें से हमको नॉन अलाउेबल एक्सपेंसेस हटाने होते हैं जो इतने सारे हमने डिस्कस किए, राइट? तो तुम्हारा जो नेटवर्क आएगा वो यहाँ पे रहता है, राइट? नाउ, एक ट्रेडिंग मेंबर का नेटवर्थ कितना होना चाहिए, तो वहां पे देखो इस टेबल के अंदर दे रखा है ये नेटवर्थ वाला कॉलम। जब ये इस टेबल पे आऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा करके, ठीक है? तो अभी नेटवर्थ वाला टॉपिक खत्म। फिर दूसरा एक रिक्वायर नेटवर्थ वाला रिक्वायरमेंट हो गया करके। दूसरा रिक्वायरमेंट आता है डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। मतलब क्या? तुमको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को और तुम्हारा जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, इनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, राइट? कुछ तुमको कैश फॉर्म के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, कुछ नॉन कैश फॉर्म के अंदर तुमको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का सिंपल तुम ऐसा समझो, यदि तुमने कभी कोई रेंटेड हाउस के अंदर रहे हो करके, किराए पे कहीं पे रहो करके, तो तुमको पता है तो तुमको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है उस पर्सन को, राइट? एंड वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब तक तुम रेंट पे रहोगे तब तक वो उसी के पास में रहेगा। बट जब तुम वो घर खाली करोगे, किराए का घर जब खाली करोगे, तो वो तुमको सिक्योरिटी डिपॉजिट तुमको वापस मिल जाता है, राइट? तो इस तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करता है। जब तुम ट्रेडिंग मेंबर बनते हो, स्टॉक ब्रोकर बनते हो, तो तुमको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, किसको? स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है, एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसको भी देना पड़ता है। जब तक तुम मेंबर रहोगे, ट्रेडिंग मेंबर रहोगे, स्टॉक ब्रोकर रहोगे, तब तक वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके पास रहेगा। बट जैसे ही तुम अपना ट्रेडिंग मेंबरशिप छोड़ते हो करके, राइट, अपना बिजनेस वगैरह बंद करते हो, तो वो पैसा तुमको वापस मिल जाएगा। इसका सिंपल सा रीजन क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज मान लो कि तुमने ड्यूरिंग द टाइम कुछ गड़बड़ वगैरह किया, तो उनके जो पैसे चुकाने होते हैं एनएससी के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो उनके पास कुछ पैसा तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा रहेगा, तो उसमें से वो काट लेंगे करके, यदि ऐसा तुम गड़बड़ वगैरह करते हो तो। आई होप तुमको क्लियर होगा, राइट? तो यहाँ पे दो तरीके के डिपॉजिट्स आते हैं करके, दो तरीके के। पहला तो है तुम्हारा इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब जो तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको दोगे उसके ऊपर तुमको कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलना है, बस पैसा उनके पास पड़ा रहेगा करके, ठीक है? दूसरा आता है कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट करके, ठीक है? ना, दोनों का मतलब समझते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट सिंपल मतलब है गिरवी रखना किसी चीज को। कोलेटरल वर्ड का अगेन मतलब है प्लेज रखना या फिर गिरवी रखना, ये इस कोलेटरल वर्ड का मीनिंग है। अंडरस्टूड? तो ये दो तरह का, ये इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी जो तुम कैश में सबमिट करते हो, एंड कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी चीज को गिरवी रखते हो ना। अभी बात करते हैं जो इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इट हैज टू बी लिक्विड कैश। किसमें होना चाहिए? लिक्विड कैश में, मतलब कैश फॉर्म के अंदर जाके तुमको उसको सबमिट करना पड़ेगा। ये ले भाई 1 लाख रुपए, ये ले 10 लाख रुपए, जो भी अमाउंट रहेगा इस तरीके से। जबकि तुम्हारा कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट है,
ये क्या हो सकता है, कैश फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन कैश फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पे कैश कंपोनेंट का मतलब क्या, कैश का मतलब क्या करके समझो, सिर्फ वो कैश नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने इंक्लूड किया करते हैं। पहला, कैश तो ऑफ कोर्स रहेगा, कैश फॉर्म का मतलब क्या है, कैश तो ऑफ कोर्स रहेगा। प्लस तुम जाके क्या कर सकते हो, लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं 1 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है इन कैश फॉर्म, तो तुम 1 करोड़ रुपए रोकड़ वो कैश जाके दे सकते हो उसको करके, राइट, 500 की गड्डिया दे दी करके। या फिर तुम क्या कर सकते हो, उसको बैंक गारंटी भी दे सकते हो, 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दोगे तो भी चल जाएगा। या फिर एफडीआर, एफडी इज बेसिकली एफडी, एफडीआर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है, एफडी जो करा रखी है तुमने, लेट्स से कि 1 करोड़ का तुमको एफडी करा रखा बैंक में, तुम चाहो तो वो एफडी क्या कर सकते हो, उसको दे सकते हो करके, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूनिट्स ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड करके, राइट। मनी मार्केट क्या होता है, पहले तो ये समझो, जहाँ पे जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, सॉरी सॉरी, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनका बाइंग एंड सेलिंग होता है, राइट। तो तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, मनी मार्केट जो है उसका म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ये तुम दे सकते हो, राइट। ये म्यूचुअल फंड को क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज जनरली तुमको मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है ना, तो तुम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, राइट। इसके लिए यहाँ पे लिखा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड यदि तुम्हारे पास उसके यूनिट्स है करके, उसके तुम्हारे पास है यूनिट्स, तो वो तुम दे सकते हो। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही लिक्विड होते हैं, मतलब इजीली बेचे जा सकते हैं और उसके बदले में पैसे वसूल किए जा सकते हैं करके, राइट। फिर आता है तुम्हारा गिल्ड फंड करके, राइट। ये क्या रहता है, ये क्या रहता है करके, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर तुम इन्वेस्ट करते हो किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं क्या, गिल्ड फंड बोलते हैं करके, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो जो म्यूचुअल फंड, दैट वुड बी कॉल्ड एज गिल्ड फंड करके। एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ कोलेटरल एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। तुमको समझा, तुमको जब बोला मैंने कैश कंपोनेंट के अंदर तुमको सिक्योरिटी डिपॉजिट ना, तुम कैश तो दे ही सकते हो, उसके साथ में इतनी सारी चीजें ये भी तुम दोगे, तो उसको भी हम यही मानेंगे कि तुमने कैश फॉर्म के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। भगवान, जुकाम हो गया मेरे को। चलो ठीक है, आगे चले गया इसमें। हाँ, अभी बात करते हैं नॉन कैश कंपोनेंट की, मींस ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कोलेटरल डिपॉजिट, जैसे कि कुछ एग्जांपल भी दिए। डिपॉजिट ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ डीमेट सिक्योरिटीज, मतलब कि कोई लेट्स से तुमने शेयर्स वगैरह ये गिरवी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स, देखो यूनिट्स ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वुड बी कैश कंपोनेंट का पार्ट रहेगा, बट तुम्हारा उसके अलावा कोई भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ नॉन कैश कंपोनेंट करके। एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ कोलेटरल एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम, अंडरस्टूड। तो ये तुम इस तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट दे सकते हो। नाउ अभी बात करते हैं कि जो हर पर्सन वाइज करते हैं, राइट। ये हम डिस्कस करें कितना डिपॉजिट तुमको कराना है करके, कितना नेटवर्क तुम्हारा होना चाहिए, और किसके लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, मतलब कंपनीज के लिए, एंड एलएलपीज के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए। ना, पहले बात करते हैं डिपॉजिट की। अभी देखो ये क्या दे रखा है, सेगमेंट वाइज तुमको अलग अलग अमाउंट दे रखा होता है, हर सेगमेंट के लिए अलग डिपॉजिट अमाउंट रहता है, नेटवर्क रिक्वायरमेंट अलग रहता है। फिर टाइप ऑफ मेंबरशिप के लिए भी वेरी करता है, राइट। यहाँ पे क्या दे रखा है, कैश NSEIL, दिस इज बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या, अगेन लिख लेना इसको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड करके, राइट। बेसिकली NSE की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, NSE की बात हो रही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। उनको तुमको कैश के अंदर कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा वो बता रहा है। फिर नॉन कैश फॉर्म के अंदर कितना अमाउंट तुमको देना रहेगा NSE को, तो वो यहाँ पे बताया। फिर कैश फॉर्म के अंदर NSCCL को कितना देना पड़ेगा, NSCCL इज बेसिकली नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको कैश फॉर्म के अंदर कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा, एंड नॉन कैश फॉर्म के अंदर कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा, ये लिखा गया। तो ये टोटल, फिर आ गया तुम्हारा टोटल डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा, ये इन चारों का क्या है, टोटल है यहाँ पे, 85 प्लस 15 प्लस 25 125, इस तरीके से इनका टोटल करते जाओ तो ये टोटल वाला कॉलम आता है। तो ये तो क्या हो गया, टोटल जो तुमको डिपॉजिट देने होते हैं, किसको देना है, कैश फॉर्म में देना है, नॉन कैश फॉर्म में देना है, वो दे रखा है, करेक्ट, सेगमेंट वाइज, फिर मेंबरशिप वाइज तुमको दे रखा है। फिर आता है नेटवर्थ, हर एक के लिए नेटवर्थ कितना होना चाहिए, और ये नेटवर्थ करोड़ों के अंदर दे रखा है, सॉरी लैक्स के अंदर दे रखा है, ये किसके अंदर दे रखा है, सारा का सारा डेटा इन नंबर लैक्स के अंदर, राइट। तो तुम्हारा 100 लाख मतलब क्या, 1 करोड़ रुपए, ये इतना नेटवर्थ होना चाहिए, राइट। इस तरीके से हर एक का कैटेगरी का अलग अलग नेटवर्थ दे रखा है ना। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है ना, नेटवर्थ का यहाँ पे कैलकुलेशन क्या रहेगा, जैसा हमने वहां पे अभी सीखा था ना, वो उस वैसा इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करना रहेगा, राइट। तो इस तरीके इतना तुम्हारा नेटवर्थ होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए क्या है, तुमको ये जो डेटा है याद रखना है क्या, एब्सोल्युटली नो करके, राइट। ये डेटा तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जाम में नहीं पूछते करके, राइट। तो तुमको डेटा रटना है क्या, नहीं रटना, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बस तुमको समझाने के लिए मैंने बताया था करके। एंड वैसे तो देखो ये डेटा भी आउटडेटेड डेटा है, पुराना डेटा है,
तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करनी है, राइट ना। सेम वे में ये वाला दूसरा टेबल है, ये भी कुछ काम का नहीं है करके, ये किसके लिए, ये इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो किसके लिए था, कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये है इंडिविजुअल लोगों के लिए एंड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। अंडरस्टूड। ये डेटा भी अगेन कुछ काम का नहीं है, सेम वे के अंदर इसको भी यहाँ पे दे रखा है। अभी हम आगे चलते हैं इसके अंदर। सी आज की क्लास के अंदर अपने कुछ टॉपिक्स है ना, दे आर लाइक रियली रियली लैंग्वेज वाइज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इनकी जो लैंग्वेज इन्होंने यूज की ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज की, ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए, भारी भारी वर्ड, जो तुम यदि डिटेल में नहीं समझोगे तो तुमको उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन रहेगा, बहुत प्रॉब्लम रहेगा, ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाओगे, अरे ये क्या है क्या करे। इसके लिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में इसका मीनिंग वगैरह ये सब लिखते जाना, ताकि तुमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए, करेक्ट। अभी देखो इसी टॉपिक का थोड़ा सा कंटिन्यूशन है करके, राइट। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है बट स्टिल देखते हैं। In addition to the individual corporates and partnership firm, banks authorized by the RBI under Section 10 of the Foreign Exchange Management Act, जिसको हम FEMA Act बोलते हैं 1999, as authorized dealer, AD represent to authorized dealer category 1 bank, are permitted to become trading and clearing member of currency derivative market of the recognized stock exchange on their own account and on behalf of the client. ये उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखा है। क्या बोलता है कि देखो इंडिविजुअल लोग है, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज वगैरह, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह, ये सब तो क्या बन सकते हैं, अपना ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर तो बन ही सकते हैं अलग अलग सेगमेंट के लिए। यहाँ पे जो बैंक्स है, और सारी बैंक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो बैंक्स है जो कि आरबीआई के द्वारा क्या पहले तो ऑथोराइज्ड है अंडर दिस फेमा एक्ट एज ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक। मतलब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, वो तुम यदि सेटिस्फाई करते हो तो तुमको हम ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक बोलते हैं। ज्यादातर बड़ी बड़ी बैंक्स इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये बैंक्स क्या कर सकती है, जो करेंसी डेरिवेटिव मार्केट है, क्या, जो करेंसी डेरिवेटिव मार्केट है, जहाँ पे करेंसीज जो होती है उनके ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं करके, उनके अंदर ये क्या कर सकते हैं, एज अ ट्रेडिंग मेंबर एंड क्लियरिंग मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग मेंबर वो खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड क्लियरिंग मेंबर क्या कर सकते हैं, उनको अपनी ट्रेड्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये खुद के लिए प्लस अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हैं। बट ये लोग जो है, ये बैंक्स है जिनके ये क्राइटेरिया वगैरह मीट करते हैं, उनके लिए हमने कुछ क्या कर क्राइटेरिया दे रखे हैं करके, यदि ये सेटिस्फाई करते हो तो ही तुम ये काम कर सकते हो। आई होप तुमको समझा होगा, राइट। बैंक क्या कर सकते हैं, करेंसी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का काम कर सकते हैं खुद के लिए एंड अपने क्लाइंट के लिए, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस दे रखा है, वो तुमको मीट करना पड़ेगा, तो ये काम कर सकते हो। क्या कंडीशन है, वन बाय वन देखते हैं। पहला तो तुम्हारा मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 500 करोड़ रुपए का होना चाहिए। मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 500 करोड़, दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा, मिनिमम सी आर ए आर कितना होना चाहिए, 10%। ना ये सी आर ए आर क्या होता है, बेसिकली कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क, आर आई एस के, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, एसेट रेशियो इंटू 100 करते हो, ठीक, डिवाइड वाला पूरा है, इंटू 100 करते हो, राइट। तो ये तुम इसका कैलकुलेशन करते हो तो 10% मिनिमम होना चाहिए, राइट। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तुम्हारे जो जितने भी एसेट्स रहेंगे उनको हम क्या कहते हैं, रिस्क वेट होता है, राइट। वो इसको मल्टीप्लाई करते हो, वो जो अमाउंट होता है उसके ऊपर हम लेते हैं क्या, जो कैपिटल तुम्हारे बिजनेस में, डिवाइड बाय दैट इंटू 100 करते हो, तो ये तुम्हारा आता है। सिलेबस में है क्या, ऑफकोर्स ये बातें नहीं है, राइट। बस तुमको पता होना, एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से कैलकुलेट होता है। आगे यदि तुम इस सब्जेक्ट को स्टडी वगैरह करते हो तो ये आएगी चीजें करके, जो तुम डिटेल में पढ़ोगे। तो ये तुम्हारा बस पता होना चाहिए, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो विच इज सी आर ए आर करके, राइट ना। सी तो कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट टू रिस्क वेटेड, ये दोनों वर्ड एक साथ में, एंड देन ए आर एसेट एंड रेशियो, अंडरस्टूड। ये 10% होना चाहिए। फिर आता है तुम्हारा नेट एनपीए नॉट एक्सीडिंग 3%। मतलब नेट एनपीए का मतलब क्या होता है, पहले तो एनपीए समझते हैं, फिर नेट एनपीए पे आता है। एनपीए इज मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर ये टर्म यूज होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब क्या होता है, तुमने किसी को लोन दिया, और यदि उस पर्सन ने 90 डेज तक, जो उसका लोन का जो ड्यू डेट होता है इंटरेस्ट चुकाने का, प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने का, वो जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के बाद भी 90 डेज चले गए और उसने ना तो इंटरेस्ट पे किया ना ही प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, राइट। समझा तुमको। तुमने किसी को लोन दिया और उसको इंटरेस्ट पे करने का ड्यू डेट रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट वापस पे करने का ड्यू डेट रहेगा, तो वो ड्यू डेट चला गया और उसके बाद 90 डेज हो गए, और फिर भी यदि वो इंसान पैसा नहीं देता तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, राइट। तो ये जो जिसको, ये तुमको समझा बैंकिंग इंडस्ट्री में होता है ना। नेट एनपीए क्या होता है,
तो जो तुम्हारा टोटल ऐसा एनपी है उसमें से क्या प्रोविजन अमाउंट हटा देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट एनपीए बोलते हैं, ठीक है। ऐसा है उसमें से टोटल प्रोविजन अमाउंट हटा देते तो उसको हम नॉन नेट एनपीए बोलते हैं, राइट। प्रोविजन अमाउंट क्या होता है, बेसिकली तुम पहले से एंटिसिपेट करते हो कि कितना मेरा एनपीए हो सकता है, पहले से एंटिसिपेट करते हो, उस अमाउंट को तुम हटा दो करके, ये नेट एनपीए आ जाएगा। बट ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बट ये समझ लो कि क्या चीज है। तो ये तुम्हारा 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में नेट प्रॉफिट शुड हैव बीन मेड फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों के अंदर तुमको नेट प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। अंडरस्टूड। ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो बैंक्स क्या कर सकती है, अपना करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का काम कर सकती है खुद के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। आगे चलते हैं। The authorized dealer category 1 banks which fulfill the prudential requirement जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था are required to lay down detailed guideline with approval of their board of for trading and clearing of currency derivative contract and management of the risk। जो लोग ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं ना उनको एक डिटेल खुद के लिए गाइडलाइन बनाना पड़ेगा, किस तरीके से वो काम करने वाले, किस तरीके से वो रिस्क को मैनेज करेंगे, ये सब उनको करना पड़ेगा। फिर ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स व्हिच डू नॉट मीट द मिनिमम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट, और वो बैंक्स जो कि ये रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करती वो, एंड ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक जो कि ये रिक्वायरमेंट मीट करती है बट वो क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओनली एज अ क्लाइंट। मतलब वो ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते, वो क्लियरिंग वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ एज अ क्लाइंट पार्टिसिपेट कर सकते। कौन लोग, वो बैंक जो क्राइटेरिया मीट नहीं करती, या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, चाहे ये क्राइटेरिया मीट करती है तो भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ एज अ क्लाइंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सब्जेक्ट, और उसके लिए भी इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक। डन। चलो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं करके, फिर स्टिल हमने देखा इसको इन डिटेल करके। अभी आगे चलते हैं। व्हाट इज एडमिशन प्रोसीजर फॉर न्यू मेंबरशिप। देखो हमने अब तक क्राइटेरिया वगैरह बहुत देखे कि डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप होना चाहिए, मिनिमम नेटवर्थ इतना होना चाहिए, फिर तुम्हारा डिपॉजिट वगैरह इतने करने के करेक्ट, ये सब चीज हमने देखा करके। अभी हम फाइनली डिस्कस करेंगे कि तुमको यदि मेंबरशिप लेना है, न्यू मेंबरशिप लेना है, तुमको ट्रेडिंग मेंबर बनना है, तुमको स्टॉक ब्रोकर बनना है, तो उसके लिए पूरा एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है। तो इसको मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला तो तुमको एनएससी से अप्रूवल लेना पड़ता है, पहला क्या रहेगा, एनएससी अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे पार्ट रहेगा विच इज तुमको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहले एनएससी से अप्रूवल लो फिर सेबी से अप्रूवल लो। फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट रहेगा कि तुमको जो एक एनएससी का सॉफ्टवेयर होता है, नीट सॉफ्टवेयर का, राइट, उसका एक्सेस लेना रहेगा। तो इसको आप तुम बोल सकते हो सॉफ्टवेयर एक्सेस, सॉफ्टवेयर एक्सेस, जिससे कि तुम बाइंग एंड सेलिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, सॉफ्टवेयर एक्सेस। तो ये 3 स्टेप के अंदर तुमको क्या मिलता है, पूरा पूरा न्यू मेंबरशिप का काम रहता है, राइट। ये तीनों स्टेप करते हो तो ही तुम क्या कर सकते हो, एज अ स्टॉक ब्रोकर काम कर सकते हो। पहले देखो यहाँ पे इसको चार्ट से समझते हैं, उसके बाद में इसको डिटेल में डिस्क्राइब भी किया है, बट चार्ट से समझोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट ना। बिफोर आई गो इनटू दैट, एक चीज जो कि इस चार्ट में नहीं लिखा बट तुमको पता होना चाहिए, आगे नीचे डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्शन में तो लिखा है बट चार्ट में नहीं लिखा। हर एक जो सेगमेंट थे करके, हमने 4 सेगमेंट देखे थे, डेट सेगमेंट, कैपिटल मार्केट सेगमेंट, करेंसी मार्केट वाला सेगमेंट एंड डेरिवेटिव सेगमेंट करके, राइट। ये चारों सेगमेंट के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है मेंबरशिप के लिए। तुम चाहो तो चारों में से एक के लिए ले लो, या फिर 2 के लिए मेंबरशिप ले लो, 3 के लिए लो, चाहो तो चारों के लिए लो, जैसा तुमको मर्जी तुम वैसा मेंबरशिप ले सकते हो, करेक्ट। बट तुमको हर एक के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, तुम जब अप्लाई करते हो ना, उससे पहले तुमको क्या करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक एग्जाम देना पड़ता है, और वो तुमको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग एग्जाम रहता है, वो तुमको देना रहेगा और वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब वो डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा तो वहां पे हम देखेंगे, बट ये तुमको ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ये काम तो करना पड़ेगा, एग्जाम देके वो क्लियर करने पड़ेगा। एकदम सिंपल एग्जाम, तो बहुत हार्ड एग्जाम नहीं होता ना। अभी डिस्कस करें प्रोसेस क्या रहता है। तुम सबसे पहले क्या करते हो, एप्लीकेशन अपना सबमिट करते हो न्यू मेंबरशिप का, किसको, एनएससी को। ये है एनएससी, ठीक है। एनएससी को तुमने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया, एनएससी तुम्हारे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करती है किसको, एमआरसी को, एमआरसी मेंबरशिप रिकमेंडेशन कमिटी, इसको तुम्हारा सबमिट किया। ये तुम्हारा एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, प्लस तुम्हारा एक इंटरव्यू भी लेगा, प्लस क्या करेगा, तुम्हारा एक इंटरव्यू भी लेगा, राइट। तुम्हारा एप्लीकेशन रिव्यू किया, इंटरव्यू लिया, इनको सब कुछ सही लगता है तो फिर तुम्हारा ये क्या करेगा, ये तुम्हारा एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करेगा टू एमएसी, विच इज अ मेंबरशिप अप्रूवल कमिटी या फिर मेंबरशिप अप्रूवल बोर्ड। इसको तो मेंबरशिप यहाँ पे आगे बुक के अंदर अपना मेंबरशिप सिलेक्शन कमिटी भी बोल रखा है, मेंबरशिप सिलेक्शन कमिटी भी बोल रखा है। इसके पास तुम्हारा एप्लीकेशन भेजता है।
यदि ये लोग भी तुम्हारा अप्रूव कर देते, ये लोग भी क्या करते, तुमको अप्रूवल दे देते, तो उस केस में तुमको क्या मिलता है, टोटल प्रोविजनल मेंबरशिप मिलता है। क्या मिलेगा, एक ऑफर लेटर दिया जाएगा फॉर प्रोविजनल मेंबरशिप। प्रोविजनल मेंबरशिप का मतलब होता है कि ये मेंबरशिप अभी फाइनल नहीं है, अभी भी कुछ स्टेप्स बाकी है। क्या बोला मैंने, प्रोविजनल मेंबरशिप का मतलब ये फाइनल मेंबरशिप नहीं है, अभी भी कुछ स्टेप बाकी है। क्यों, क्योंकि अभी तो हमको सिर्फ एनएससी से मेंबरशिप अप्रूवल मिला करके, सेबी का अप्रूवल तो आना बाकी है करके। तो अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, 6 स्टेप में एनएससी तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये फॉरवर्ड करते हैं किसको, सेबी को, रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर सेबी तुम्हारा क्या करेगा, तुमको तुम्हारा सर्टिफिकेट देगा। सेबी ने तुमको क्या करेगा, सर्टिफिकेट सेबी से मिलेगा। जब तुमको सेबी से सर्टिफिकेट आ जाएगा तो तुमको जो सर्टिफिकेट है ये एनएससी वाले तुमको दे देंगे। तो हमने 2 स्टेप कर लिए, पहला एनएससी से अप्रूवल मिल गया, अभी हमको सेबी से भी अप्रूवल मिल गया। फिर लास्ट में अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, 8 9 स्टेप में सबमिट करना पड़ेगा अनेबल डॉक्यूमेंट। अभी तुमको सॉफ्टवेयर का एक्सेस लेना है, तो अनेबल डॉक्यूमेंट तुमको सबमिट करने पड़ेंगे किसको, अगेन एनएससी को। उनको तुम रिक्वेस्ट करते हो कि यार देखो हमको तुमसे अप्रूवल आ गया, सेबी से अप्रूवल आ गया, अभी जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग मेंबरशिप का काम करते हैं उसका हमको एक्सेस दो करे, तो उसके लिए हमको अनेबल करो। तो तुमने इसको अप्लाई किया, तो ये लोग क्या करेंगे, तुम्हारा 10th पॉइंट ये वाला, मेंबर अनेबल्ड ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम, जो ट्रेडिंग सिस्टम रहेगा उसके ऊपर तुमको अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद एक्सेस तुमको दे देंगे। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस रहता है किस तरीके से तुम मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हो। सिंपल 3 स्टेप्स में याद रखना, एनएससी से अप्रूवल लो, सेबी से अप्रूवल लो, एंड देन सॉफ्टवेयर का एक्सेस लो, और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार थोड़ा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बस उन्हीं को देख लेते, पूरा तो हम नहीं देख रहे। एडमिशन यहाँ पे देखो 2 स्टेज प्रोसेस रहेगा। ठीक है, पहले तुमको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के बाद में तुम वो फॉर्मेलिटीज करते हो, राइट। एग्जामिनेशन के अंदर देखो अभी ये एग्जाम्स रहते हैं, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग एग्जाम रहते हैं करके ना। एग्जामिनेशन क्लियर कौन करेगा, यदि तुम क्या एक इंडिविजुअल पर्सन हो तो तुमको क्लियर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप बना के तुम बिजनेस कर रहे हो तो किसी एक पार्टनर को ये करना पड़ेगा। कंपनी बना के ये काम कर रहे हो तुम ट्रेडिंग मेंबरशिप का, तो किसी डायरेक्टर को क्लियर करना पड़ेगा ये एग्जाम करके, राइट। या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन आता है, तुम कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हो, जो कि तुम क्लियर नहीं करोगे, बट कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया वो क्लियर करेगा ये एग्जाम। बट उसके लिए अलग मॉड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस ऑफिसर ब्रोकर मॉड्यूल, वो इसको क्लियर करना रहता है, राइट। बाकी उसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, बाकी तुम रीड करोगे तुमको सब समझ आएगा। अंडरस्टूड। और देखते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है तो मैं बता देता हूँ, बाकी तो अपना काम हो गया है, करेक्ट। फिर देखो जब इंटरव्यू वगैरह आता है तो किस किस का इंटरव्यू, इंटरव्यू बोला ना मैंने, इंटरव्यू भी होएगा। तो इंडिविजुअल पर्सन में तो ऑफकोर्स इसका इंटरव्यू होगा। पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके केस में कितने, 2 पार्टनर्स का इंटरव्यू है, कितने, 2 पार्टनर्स का इंटरव्यू रहता है। एंड इन केस ऑफ कंपनी अपना जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंटरव्यू रहेगा करके, बट ये रहेगा क्या, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हाँ सॉरी, कॉर्पोरेट के केस में जो डोमिनेंट शेयर होल्डर है उसका इंटरव्यू, प्लस जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर से सारे का सारे का उन सबका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। डन। और इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो देख लेते हैं, बाकी और तो आई थिंक इसमें कुछ है नहीं। ये देखो नीट सिस्टम जिसका एक्सेस लेना होता है एंड में करके, राइट। बस इतने। बाकी यहाँ पे इन्होंने बस डिस्क्राइब किया जो हमने चार्ट में पढ़ा था ना करके, वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया करके, तुम इजीली रीड करना, तुमको समझेगा। ऑफ कोर्स यदि डाउट हो तो आई एम देयर फॉर यू, तो मेरे को पूछ सकते हो। right? देखो अपने को थोड़ा स्मार्टली यहाँ पे प्ले करना चाहिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझे भी करके, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें उनको भी हम समझे। बट फिर जो एक बार चीजें समझ लिया, फिर यदि बुक के अंदर वही चीज लिखा है या फिर कोई एकदम सिंपल चीज लिखा है, तो उसके अंदर अपने को फिर रीडिंग करके उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे फोकस करते हैं, रीडिंग वगैरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा तुमको लेना पड़ेगा। अगेन इसमें भी यदि कुछ डिफिकल्ट चीज है तो मैं पहले ही तुमको बता दूंगा। बाकी जो चीजें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ रीडिंग के लिए, जस्ट फॉर रीडिंग, वो एकदम सिंपल चीज है, तुम मैनेज कर सकते हो, राइट। इतना खुद पे कॉन्फिडेंस रखा करो एंड थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, बस यही चीज है। ठीक है, आज की क्लास में बस एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, देन अपना आज की क्लास ओवर करते हैं, राइट ना। व्हाट इज मेंट बाय सरेंडर ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप। देखो इतना मेहनत मशक्कत करके हमने क्या क्या ट्रेडिंग मेंबरशिप लिया करके, ट्रेडिंग मेंबर बने, स्टॉक ब्रोकर बने। अभी ये तुमको बता रहा है कि यदि तुमको ट्रेडिंग मेंबरशिप का काम छोड़ना है खुद से, वॉलंटरीली खुद से अब क्या करना है, काम छोड़ना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग मेंबरशिप को सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तुम ट्रेडिंग मेंबर बने, पता चला नहीं यार यहाँ पे तो बहुत माथाफोड़ी होती है, बहुत सारा काम करना होता है, मेरे को ये पसंद नहीं है करके, ठीक है, तो तुम आप छोड़ना चाहते हो तो तुम छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुमको जो मेंबरशिप मिला ना उसके लिए पहले तुमको मेंबरशिप सरेंडर करना पड़ेगा। एंड मेंबरशिप सरेंडर करना उसका भी अपना एक प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कर सकते ना आज छोड़ के कल चले गए, ऐसा नहीं होता। पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, फिर तुमको जाने को मिलेगा। तो वो क्या प्रोसीजर वो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ट्रेडिंग मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं सरेंडर के लिए ऑफ द ट्रेडिंग मेंबरशिप। एक बार यदि उनको एक्सचेंज में हमने एडमिशन दे दिया, फिर वो सरेंडर के लिए चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं।
सरेंडर ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप कैन बी परमिटेड बाय एक्सचेंज, बट उनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे कि जितने भी ड्यूज वगैरह है तुम्हारे, किसी को पैसे चुकाना है तो उसको क्लियर करो करके, राइट। एक्सचेंज को या फिर एनएससीसीएल को पैसा बकाया तो वो पहले क्लियर करो। बाकी जो ट्रेडिंग मेंबर्स है, जो तुम्हारे साथ में बाकी जो ब्रोकर्स वगैरह है, उनको नोटिफाई करो कि मैं छोड़ रहा हूँ करके, राइट। फिर तुमको अप्रूवल मिलता है, फिर तुमको यहाँ पे पब्लिक नोटिफिकेशन भी देना पड़ता है, लीडिंग डेलीज। इसका मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर के अंदर तुमको एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि मैं अभी स्टॉक ब्रोकर का काम नहीं कर रहा करके, राइट। ये सारी तुमको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। एंड द डिपॉजिट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर वुड बी रिलीज्ड बाय द एक्सचेंज स्लैश एनएससीसीएल आफ्टर अ प्रिस्क्राइब्ड लॉक इन पीरियड। ठीक है, तुमको एक्सचेंज के लिए मेंबरशिप छोड़ना तो ये फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है। ड्यूज क्लियर करो, बाकी ट्रेडिंग मेंबर्स को बताओ, न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन वगैरह दो, ये सब करो। एंड तुमको याद है जब तुम ट्रेडिंग मेंबर बने थे, उस टाइम पे तुमको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ा था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एंड अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, राइट। जब अब तुम ट्रेडिंग मेंबरशिप छोड़ रहे हो, तब तुमको वो जो डिपॉजिट तुमने दिया वो वापस पैसा मिल जाएगा, वो पैसा तुमको वापस मिल जाएगा। बट उसके लिए तुमको ये कुछ कंडीशन है वो देखना पड़ेगा। तुमको डिपॉजिट वापस मिल जाएगा, बट उसके लिए क्या एक लॉक इन पीरियड रहता है। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है कि लेट से आज तुम यदि अपना ट्रेडिंग मेंबरशिप छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आज ही तुमको वापस वो डिपॉजिट मिल जाएगा। तुमको थोड़े टाइम कुछ वेट करना पड़ेगा। इट कुड बी लाइक 1 वीक, इट कुड बी लाइक 1 मंथ, इट कुड बी लाइक 6 मंथ, जो भी वो टाइम पीरियड बताते हैं, इतने टाइम तक तुमको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में तुमको पैसा वापस मिलता है, राइट। उसका रीजन क्या है, आज तुमने मेंबरशिप छोड़ा, कल को अपने को पता चलता है इसने तो कुछ फ्रॉड वगैरह किया था या फिर इसने कुछ पैसा वगैरह दिया नहीं था करके, राइट। उस केस में हम क्या करेंगे, तुम्हारे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उससे ही पैसा काट लेंगे करके, राइट। ये कुछ रीजन होता है, इसके लिए हम थोड़ा वेट करते हैं, फिर तुमको तुम्हारा पैसा वापस दे देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉक इन पीरियड बोलते हैं। तुम छोड़ोगे मेंबरशिप तो उसके लिए कुछ टाइम तुमको वेट करना पड़ेगा, जिसको हम लॉक इन पीरियड बोलते हैं, फिर तुमको पैसा वापस दे दिया जाएगा। बट ये कुछ दो केसेस है, ये कुछ दो केसेस है जहां पे लॉक इन पीरियड है ही नहीं। मतलब कि तुम आज मेंबरशिप छोड़ते हो तो आज ही तुमको पैसा वापस मिल जाएगा तुम्हारा डिपॉजिट का। अंडरस्टूड। जनरली तुमको लॉक इन पीरियड रहेगा, बट ये दो केसेस है जहां पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा। कौन कौन से दो केसेस है वो देखते हैं। पहला, सेबी रजिस्टर्ड बट नॉट अनेबल्ड। मतलब क्या, तुमको सेबी से रजिस्ट्रेशन वगैरह सब मिला, बट तुम अनेबल्ड नहीं हो। अनेबल्ड मतलब क्या है, तुमको सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिला, एक्सेस नहीं मिला। नॉट अनेबल्ड का मतलब क्या है, नो सॉफ्टवेयर एक्सेस, नो सॉफ्टवेयर एक्सेस। मतलब तुमको यदि एनएससी का वो ट्रेडिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर का एक्सेस ही नहीं मिला, तो तुमने कोई ट्रेडिंग भी नहीं किया होगा। ट्रेडिंग नहीं किया तो गड़बड़ घोटाले के तो कोई सवाल ही नहीं आता, राइट। तो उस केस में तुमको इमीडिएटली पैसा वापस दे देंगे, राइट। दूसरा, सेबी रजिस्टर्ड एंड अनेबल्ड। तुमने सेबी रजिस्टर किया, तुमने सॉफ्टवेयर का एक्सेस भी लिया, बट नॉट ट्रेडेड। मतलब कि उसने अब तक एक्सेस मिल गया सॉफ्टवेयर का, बट उसने अब तक एक बार भी ट्रेडिंग नहीं किया, बाइंग एंड सेलिंग कुछ किया ही नहीं करके, राइट। उस केस में भी हम क्या करते हैं, उसका जो पैसा है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, इमीडिएटली उसको दे देते हैं। लॉक इन वाला कंडीशन उसको देखने की जरूरत नहीं है, राइट। दो केसेस, पहला जहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड है बट नॉट एनेबल्ड, मतलब सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिला ही नहीं। दूसरे केस में सेबी रजिस्टर्ड भी है, उसको सॉफ्टवेयर का एक्सेस भी मिला, बट उसने कोई ट्रेडिंग नहीं किया। तो ये दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, उसको पैसा इमीडिएटली, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा वापस दे देंगे। कोई लॉक इन कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। इसको स्टार मार्क कर लेना, इस पे एमसीक्यू वगैरह बनते हैं। डन, आगे चलते हैं। Now, NSE provide a scheme from enabling the trading members to surrender their membership। मतलब तुमको यदि अभी अपना मेंबरशिप सरेंडर करना है ना, तो ये कुछ कंडीशंस है, नॉर्म्स वगैरह रहेगा, ये प्रोसीजर है जो तुमको फॉलो करना रहेगा, ठीक है। तो डिटेल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू सरेंडर ऑफ मेंबरशिप टू बी प्रिस्क्राइब्ड एज बिलो। ये तुमको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहला, ट्रेडिंग मेंबर जिसको अपना मेंबरशिप क्या करना है, सरेंडर करना है, इज रिक्वायर्ड टू सेंड इट्स रिक्वेस्ट इन राइटिंग इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तुमको राइटिंग के अंदर एक रिक्वेस्ट देना पड़ेगा कि सर मेरे को जाने दो, मेरा काम हो गया, मेरा मेंबरशिप सरेंडर करना है, राइट। तो एक राइटिंग के अंदर तुमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट इन राइटिंग। किसको करना पड़ेगा, एक्सचेंज को करना पड़ेगा। डन। सेकंड, before submission of application for surrender of membership, the trading member is required to comply with all the prerequisites for application of surrender in prescribed format. The following aspects should be covered in application for surrender of membership in this from trading member। क्या बोलता है कि तुम जब अप्लाई कर रहे हो मेंबरशिप सरेंडर करने के लिए, मेंबरशिप सरेंडर करने के लिए जब तुम बोल रहे हो ना, तो तुमको जो भी प्री रिक्विजिट्स है पहले तो उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि जो भी तुम्हारा किसी को पैसा ड्यू है, वो पैसा चुकाओ करके, राइट। कोई तुम्हारा डिस्प्यूट्स वगैरह है तो उसको रिजोल्व करो करके, राइट। ये सब करना पड़ेगा। फिर क्या बोलता है, जब तुम एप्लीकेशन दे रहे हो ना, तो उसके अंदर तुमको ये चीजें बतानी पड़ेगी। क्या, ये चीजें बतानी पड़ेगी। ये क्या चीजें, बेसिकली ये कुछ है, गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं तुम्हारे साथ में करके, राइट। तुम्हारे पास कोई कोर्ट केस वगैरह है तो ये तुमको बताने पड़ेंगे। क्या है, जैसे कि
हु हैज बीन सस्पेंडेड स्लैश डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय द एक्सचेंज और सेबी। एक्सचेंज ने या फिर सेबी ने तुम्हारे ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है या फिर तुमको सस्पेंड किया है, तो तुमको वो सरेंडर वाला जो एप्लीकेशन रहेगा उसके अंदर उनको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, मेरे को सस्पेंड कर रखा है, क्या करें। डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब मैंने बताया था, आई थिंक डिसिप्लिन में करने के लिए जो भी एक्शन लिया जाता है उसको डिसिप्लिनरी एक्शन बोलते हैं। अंडरस्टूड। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम कोई तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर कोई एक्शन कॉन्सिक्वेंट टू डिफॉल्ट हैज बीन इनिशिएटेड बाय द एक्सचेंज और सेबी। सेबी या फिर एक्सचेंज अगेन तुम पे कोई इन्वेस्टिगेशन चला रहा है करके, राइट। या फिर तुमको डिफॉल्टर तुम घोषित हो गए, डिफॉल्ट कर दिया तुमने करके, और उसके ऊपर तुम्हारा कोई एक्शन वगैरह लिया जा रहा है, तो इसके बारे में भी तुमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा करके, राइट। जब तुम बेसिकली सरेंडर करो ना अपना मेंबरशिप, तो तुमको बताना पड़ेगा देखो मेरे पास ये केसेस चल रहे हैं मेरे ऊपर, तो ध्यान रखना कि मेरे ऊपर केसेस ये चल रहे हैं, बस यही चीज है। हु इज फॉलोइंग विद इन द कैटेगरी ऑफ एसोसिएट एज डिफाइंड बाय द सेबी। मतलब क्या ये दो केसेस तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली तो नहीं हो रहा, बट तुम जिसके ऊपर हो रहा है उसके एसोसिएट हो। एसोसिएट का मतलब क्या, तुम उससे रिलेटेड पार्टी हो करके, ठीक है। तुम डायरेक्ट मुजरिम नहीं हो, बट तुम क्या हो, एक मुजरिम के बहुत ही क्लोज पर्सन होकर के, राइट, एसोसिएट होकर के, राइट। तो वो ऐसा केस भी है करके, तो भी तुमको बताना पड़ेगा। ये सर मेरे ऊपर तो कोई एक्शन वगैरह नहीं चल रहा, मेरे ऊपर तो कोई इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा, मैं बस जिसके ऊपर चल रहा है लिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी वगैरह उसका एसोसिएट हूँ। एसोसिएट मतलब उससे जुड़ा हुआ इंसान होकर के, राइट। ये तुमको बताना पड़ेगा। Who was due to the exchange or NSCCL, तुम यदि पैसा बकाया है करके, तो भी तुमको बताना पड़ेगा। Against whom claims by the investor of 10 lakh rupees or more are pending or any claim of amount which is pending for more than 6 months। ये पॉइंट क्या बोलता है कि यदि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा क्लेम है जो कि जिसका वैल्यू 10 लाख रुपए फिर उससे ज्यादा है, क्या कोई ऐसा क्लेम है तुम्हारे ऊपर, मतलब कोई इन्वेस्टर ने बोला कि मेरे को इससे पैसे लेने और उसका अमाउंट कितना है 10 लाख रुपए है फिर उससे ज्यादा है, तो उस केस में ऐसे क्लेम्स जो है उसको बताना पड़ेगा। प्लस वो क्लेम्स जिसका अमाउंट लेट से 10 लाख रुपए से कम भी है, बट वो जो क्लेम है 6 महीने से ज्यादा हो गया और वो अभी भी क्या चल रहा है, क्लेम पेंडिंग चल रहा है, तो उस केस में भी बताना पड़ेगा। तुमको समझा। कोई भी क्लेम जो 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा का वैल्यू का है तो तुमको बताना पड़ेगा। कोई भी क्लेम मान लो 10 लाख रुपए से कम भी है, बट वो क्लेम 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। Against whom any other claims-less complaint is pending in which the opinion of exchange or NSCCL need to be resolved by the concerned trading member। कोई और भी अदर क्लेम है जो कि एक्सचेंज को या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को लगता है कि इसको रिजोल्व करना चाहिए, तो उसका भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। लास्ट में उस टर्नओवर फीस लायबिलिटी टू द सेबी इज स्टिल आउटस्टैंडिंग है, करेक्ट। टर्नओवर फीस लायबिलिटी क्या होता है, पहले के टाइम का कॉन्सेप्ट है। पहले के टाइम पे जितना भी तुम ट्रेडिंग वगैरह करते थे, जितना तुम्हारा सेल्स वगैरह होता था, उसका एक सर्टेन अमाउंट, उसका एक सर्टेन परसेंटेज तुमको एज अ फीस देना पड़ता था, किसको, सेबी को। वो यदि तुम्हारा क्या है आउटस्टैंडिंग, आज भी आउटस्टैंडिंग में आज भी बकाया है करके, तो उसका तुमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, राइट। ये तुम इन्फॉर्मेशन देते हो तो उसके बाद में एक्सचेंज तुमको क्या कर सकता है, अपनी डिस्क्रिप्शन पे, अपनी इच्छा पे तुम्हारे एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकता है। उसको कुछ और एक्स्ट्रा तुमको ऊपर कंडीशंस वगैरह लगानी है तो वो भी लगा सकता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है। बस यही चीज यहाँ पे बोला है। लेकिन आगे चलिए। नाउ no trading member who has surrendered his trading membership their partners in case of a partnership with dominant promoter। ये पॉइंट क्या बोलता है, सिंपल सी चीज बोलता है कि तुम ट्रेडिंग मेंबर हो, तुमने अपना मेंबरशिप सरेंडर किया है, राइट। उस केस में तुमको यदि पार्टनरशिप है तो तुम्हारे पार्टनर्स को, कंपनी के केस में तुम्हारे डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप को, तुम्हारे डायरेक्टर्स को, इन सबको वापस हम ट्रेडिंग मेंबर नहीं बनाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कितने, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक। जिस दिन तुमने मेंबरशिप सरेंडर किया, उसका अप्रूवल मिला ना, उसके 1 साल तक तुमको वापस एज अ ट्रेडिंग मेंबर नहीं बनाए। क्यों, अभी अभी तो तुमने छोड़ा है, हाथों हाथ वापस थोड़ी तो बनाएंगे करके तुमने, हाथों हाथ यदि तुमको वापस ट्रेडिंग मेंबर बनना ही था तो फिर तुम छोड़ क्यों रहे हो। अंडरस्टूड ना। यदि किसी ने अपना ट्रेडिंग मेंबरशिप छोड़ा है तो उसको 1 साल तक वापस नहीं बनाने वाले करके मेंबर, 1 साल के बाद में चाहे तो वापस बन सकता है। फिर the application of surrender of trading memberships is subject to fulfillment of certain conditions such as submission of original SEBI registration certificate on all segment on which the trading member is registered। जब तुम सरेंडर करते हो ना, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि जो तुमको सेबी से इनिशियली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला था वो तुमको वापस चुकाना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस देना पड़ेगा। फिर the submission of sub broker registration certificate of all these sub brokers associated with the trading member for onward transmission to the SEBI for cancellation। तुमको खुद का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, प्लस तुम्हारे अंडर जितने भी सब ब्रोकर्स है, तुम्हारे एजेंट्स लोग हैं, उनके भी तुमको वो सर्टिफिकेट्स वगैरह सेबी को देने पड़ेगा, बोलना पड़ेगा इनको कैंसिल करो। क्यों,
क्योंकि एक सब ब्रोकर एक पॉइंट पे एक ही ब्रोकर के साथ एसोसिएट रह सकता है, राइट? तो यदि अभी अपना ट्रेडिंग मेंबर हम सरेंडर कर रहे हैं तो उन बेचारों का क्या होगा, तो उनको फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कराते हैं ताकि ये किसी और मेंबर के पास में जाके रजिस्टर हो सके। Trading members should request the exchange through their surrender application to dismantle and recover all the leased lines, VS80 and other equipment given to them at the dealing office। ये पॉइंट क्या बोलते हैं कि जब तुम सरेंडर करो अपना मेंबरशिप तो तुमको एक्सचेंज को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट में तुम क्या बोलते हो कि सर जो आपने हमको लीज लाइंस दिए, जो VS80 दिए करके, ये कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हेल्प करके तुम क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। ये एक्सचेंज के इक्विपमेंट्स होते हैं जो तुम ट्रेडिंग मेंबर बनते हो तो तुमको दिए जाते हैं, ये रेंट पे दिए जाते हैं, राइट? तुमको बेचे नहीं जाते बल्कि रेंट पे दिए जाते हैं। तो जब तुम मेंबर अभी नहीं रहोगे तो तुमको ये चीजें वापस चुकानी पड़ेगी, ये वापस देनी पड़ेगी। VSAT का फुल फॉर्म याद रखना, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल करके, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल करके, इसके एमसीक्यू आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। नाउ a notice to the public by way of public notification in the newspaper should be made by the exchange and a certain time from the date of public notification is given to the investor, public, etc. to lodge the complaints against the surrender and trading member, right? फिर एक न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिक नोटिफिकेशन भी दिया जाता है बाय द एक्सचेंज, और हम क्या बोलेंगे, एक तुम्हारे पास कुछ सर्टेन टाइम पीरियड है, हफ्ते भर का, 10 दिन का, जितना भी है, उसके अंदर किसी भी पर्सन का कोई भी कंप्लेन हो तो हमको बताओ, क्योंकि उसके बाद में ये ट्रेडिंग मेंबर चला जाएगा, तुम्हारी कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होगी। डन। नाउ a letter is also sent to SEBI seeking pending dues if any from the member। ये पॉइंट को देखो अच्छे से समझना करके, बिकॉज लैंग्वेज इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तुमको डिफिकल्टी होगा। तो क्या बोलता है कि जो मेंबर है, ट्रेडिंग मेंबर है, वो क्या करेगा, सेबी को एक लेटर देगा और बोलेगा कि मेरे को बताओ यदि कोई भी पैसा ड्यू है तो मेरे को बताओ, मैं तुमको चुकाने के लिए तैयार हूँ, राइट? क्या बोला, कोई भी मेंबर रहेगा वो सेबी को क्या करेगा, एक लेटर देगा और उसके अंदर बोलेगा कि बताओ कोई पेंडिंग ड्यूज है तो बता दो मेरे को, राइट? ताकि मैं तुम्हारा चुकता कर दूं हिसाब करके, ये चीज हमको बोलता है। लास्ट वाला पॉइंट, ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड फॉर रिसिप्ट, देखो ये सिंपल सी बोलता है कि लेट्स से कोई पैसा बकाया है, सेबी बोलता है कि मेरे को तुमसे पैसा लेना है, एक्सचेंज बोलता है, फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलता है कि हमको तुमसे पैसा लेना है करके, राइट? तो जितना भी पैसा लेना है एक्सचेंज को या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, वो क्या करेगा, उस पैसे को जो उनका डिपॉजिट दे रखा ना, मेंबर ने डिपॉजिट पैसा कर रखा, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में से वो पैसा काट लेंगे। क्या करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट में से वो पैसा काट लेंगे। बट व्हाट इफ यदि जो पैसा ये लोग मांग रहे हैं, एक्सचेंज वाले या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाले, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से भी ज्यादा है, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ट्रेडिंग मेंबर को लाके देना पड़ेगा। कब तक, 21 दिन के अंदर ये पैसा लाके देना पड़ेगा। तुम समझे, यदि कोई पैसा मांग रहा है तुम्हारा एक्सचेंज या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तो वो पैसा क्या करेंगे, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें से काट लेंगे। बट जो पैसा मांगा जा रहा है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से भी ज्यादा है, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको ट्रेडिंग मेंबर को देना पड़ेगा, और उसके लिए हमने टाइम पीरियड कितना दिया उसको, 21 डेज। 21 डेज के अंदर वो एक्स्ट्रा पैसा जो कि मांग रही है करके, ये आपको चुकाने पड़ेंगे। डन, क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सस्पेंशन या फिर एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप। अभी तो तुम क्या करो, वॉलंटरी खुद की इच्छा से मेंबरशिप सरेंडर कर रहे हो, इस टॉपिक में पढ़ेंगे तुमको निकाला जाएगा, तो उसके लिए जबरदस्त धक्के मार के निकाला जाएगा, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो हम पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगेन आज जो हमने टॉपिक पढ़े थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी इसके अंदर, तो आप अपने एंड से रीड करना। अगेन बोलता हूँ, कोई भी डाउट हो तो पूछा करो, राइट? अब तक डाउट्स में बहुत ज्यादा डाउट्स लोग पूछते नहीं है, डाउट्स पूछो, आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बिंदास डाउट लिखा करो, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।